Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 physics, unit number 4, dynamics 2. आज की वीडियो में हम इस यूनिट का टॉपिक 4.3 सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट होता है जिसके अराउंड वो ऑब्जेक्ट जो है बैलेंस हो जाए, बैलेंस। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास चेक करना है तो मैं इस तरीके से इसका सेंटर ऑफ मास चेक कर सकता हूँ। ये फिंगर्स को ऐसे रखूं और ऐसे आगे मूव कराते जाऊं तो ऑटोमेटिकली मेरी फिंगर्स वहां जाके रुकेंगी जहां पे इसका मास जो है वो बैलेंस होगा। तो दिस पॉइंट जहां पे ये बैलेंस हो रहा है उसको हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे, राइट। ऐसे ही मान लीजिए कि स्केल है, फॉर एग्जाम्पल ये रही है स्केल। अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसका वो पॉइंट इस बॉडी का जिसके अबाउट में सारा मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा आगे पीछे और जहां पे वो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाए। तो अगर ये जो है कितने सेंटीमीटर का 30 सेंटीमीटर का स्केल है तो ये मिड में 15 से बैलेंस हो जाएगा ऐसे। सही है। तो जैसे ये क्योंकि एयर की वजह से थोड़ा सा जो है वो रोटेट कर रहा है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, राइट। डेफिनेशन देख लें। is the point about which center of mass क्या होता है? center of mass is the point about which mass of an object is equally distributed। वो पॉइंट जिसके अराउंड में मास ऑफ ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। मास मटेरियल, ठीक है, मैटर। और जब इस पॉइंट के इस तरफ कोई भी जो मैटर आपको पता है किन चीजों से मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बनता है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो अगर बहुत सारे एटम यहाँ पर है, छोटे छोटे एटम्स हैं, तो जितने एटम्स यहाँ पे उतने एटम्स एक दूसरे को उस तरफ भी होंगे। तो उस पॉइंट के अराउंड फॉर एग्जांपल ये पॉइंट इसके इस तरफ अगर मान लें ऐसे कहने के लिए 4 एटम्स और यहाँ पे भी 4 एटम हो, तब ये जो है ना इस पॉइंट पे इसके बैलेंस हो। ठीक है। तो इस पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ मास। दूसरी डेफिनेशन है वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी बैलेंस परफेक्टली। वो पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट को हम बैलेंस कर सकते हैं उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अच्छा, नाउ सेंटर ऑफ मास डिपेंड किस चीज पे करता है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि मास उस पॉइंट के अबाउट में इधर और उधर, लेफ्ट और राइट में मास बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स बराबर होना चाहिए, तब जाकर वो बैलेंस होगा। जस्ट मास पे क्या करता है? डिपेंड करता है, नॉट ऑन ग्रेविटी। ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता और एनी एक्सटर्नल फोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स पे भी डिपेंड नहीं करता। ये पॉइंट आगे आपको काम आएगा कि नॉट डिपेंडेंट ग्रेविटी। ठीक है, तो आप नोट रखिएगा। if the line of action of force pass through the center of mass of a body it will not produce any rotation in it। अगर हम सेंटर ऑफ मास में से फोर्स को पास करें, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर ऑफ मास में अगर हम फोर्स लगाएं, जैसे स्केल स्केल के सेंटर ऑफ मास में अगर यहाँ से ऐसे फोर्स लगाते हैं नीचे से, तो ये बिल्कुल ये स्केल ऐसे आगे जाएगा, रोटेट नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसे खिसकते हुए आगे जाएगा। ठीक है, अपने एक्सिस के अराउंड में घूमेगा नहीं, आगे जाएगा। अगर जैसे ये स्केल है, फॉर एग्जांपल एक रोड है, इसके मैंने सेंटर ऑफ मास की फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे ही आगे जाएगा स्केल। लेकिन अगर मैं फोर्स सेंटर ऑफ मास की जगह इधर नीचे लगाऊं यहाँ पे, तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड पे ऐसे रोटेट हो जाएगा, ऐसा घूमेगा। अगर ऐसे ऊपर लगाऊं तो ये इस तरफ घूमेगा। ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अलावा अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड में रोटेट करता है, ऐसे घूम जाता है, ऐसे घूम जाता है। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास में फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट ऐसे स्क्वायर आगे मूव करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊं जो आपके बुक में बना, और इसको बताना जरूरी है, अदरवाइज आपको सेंटर ऑफ मास के टॉपिक तो समझ आ गया। तो लेट्स सी द डायग्राम। तो ये एक हैमर हैगा। अगर हम इस हैमर को जो है हैंडल से पकड़ करके मूव कराएं, हैंडल से ऐसे करके घुमा के फेंके, तो इसके जो सेंटर ऑफ मास है, ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एक स्मूथ पाथ को फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक कर्व्स को फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक पाथ है। जबकि इसका जो हैंडल है, हैंडल की आप मूवमेंट देखिए, पहले इस वक्त यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पे गया, अब हैंडल इस तरफ गया, फिर हैंडल ये ऊपर आ गया है, एंड देन यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे। तो हैंडल का देखिए मूवमेंट बहुत ही जिगजैग है, एक स्मूथ पाथ नहीं बन रहा, जबकि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल स्मूथ पाथ पे फॉल करेगा। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट्स को ऐसे फेंकेंगे तो सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल एक स्मूथ पाथ, पैराबोलिक पाथ, इसको पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, इस पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। नाउ सेंटर ऑफ मास जो है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है, अगर आप जो है उसके मास को डिस्टर्ब करोगे स्केल के। फॉर एग्जांपल ये स्केल जो है, फर्स्ट जब हम इसको बैलेंस कर रहे थे तो ये 15 पे बैलेंस हो रहा था यहाँ पे। अब अगर मैं इसको 15 पे बैलेंस करना चाहूंगी तो मैंने इस तरफ जो है मैंने इसके ऊपर वेट, इसका मास को इंक्रीज कर दिया उस साइड में, वो जो है वो आपकी राइट साइड है, तो राइट साइड में मैंने इंक्रीज कर दिया। अब अगर मैं छोड़ूंगा तो ये बैलेंस नहीं होगा।
अब ये बैलेंस कहाँ पर होगा, ये जाकर के बैलेंस हो रहा है 10 पे। वाई? बिकॉज अब इस पॉइंट के अराउंड इस तरफ और उस तरफ इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जिस तरफ मास ज्यादा होता है, सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है बॉडी का जिस पॉइंट पे ऑल ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ जो फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, वो उस पॉइंट पे लगा रही होती है। बिकॉज उस पॉइंट पे सारे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जमा हो जाते हैं उस पॉइंट पे आकर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक रोड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रोड, और ये रोड बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ग्रेविटी जो अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है वो हर पार्टिकल के ऊपर, हर एटम के ऊपर लगा रही, तो हर एटम जो है वो इस स्केल की वेट की वजह से डाउनवर्ड इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचे, डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड इस पर लग रही है, सारे पॉइंट्स पे इक्वल। लेकिन ये सारे जो पॉइंट्स पे जो फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी, सम अप होके जमा होकर उस एरिया में आएगी जिस एरिया में जो है सेंटर ऑफ मास होगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो नियर ऑफ अर्थ है, तो ये सारी सम अप होके बिल्कुल सेंटर से जो रिजल्टेंट फोर्स, बड़ी फोर्स लगेगी, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन देख ले, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू, जहां पे बॉडी का सारा वेट एक्ट होता है उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में CGB कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को शॉर्ट फॉर्म में CM कहते हैं, एब्रिविएशन के। अच्छा, नाउ इट डिपेंड्स ऑन बोथ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ये डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर के मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और इसके अलावा डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर। इस पॉइंट को आप नोट रखिए ध्यान में, ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है। अदरवाइज सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो एक ही पॉइंट होगा, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन पे होते तो सेंटर ऑफ मास के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो एक जैसा लग रहा है, बट लिटिल बिट डिफरेंस है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर अर्थ के ऊपर है आप, अर्थ के आसपास, ज्यादा हाइट पे नहीं है अर्थ पे, अर्थ की सरफेस के ऊपर जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, सही, जो ज्यादा हाई नहीं है, उन ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है। जो सेंटर ऑफ मास होता है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब जो बिल्कुल भी एक रेगुलर शेप वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जैसे मैं इस स्क्वायर की बात करूं, सही है, स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और ये एक जो है सर्कल है, तो इनका क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। क्या करेंगे हम, डायगोनल्स यहाँ से, एक डायगोनल यहाँ से बनाओ, एक डायगोनल यहाँ से बनाओ, जहां पे दोनों डायगोनल कट करेंगे वो पॉइंट स्क्वायर का क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, जहां पर सर्कल का डायमीटर होता है, कोई से दूसरे दोनों का डिस्टेंस, दो डायमीटर जहां पे कट करेंगे वो सर्कल का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ऐसी अगर सिलेंडर है और फिर हमारे पास कोन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, पहले क्योंकि ये तो सर्कल है, सिलेंडर में सर्कल के लिए क्या करेंगे, डायमीटर्स दो कट करेंगे, यहाँ पे भी डायमीटर्स को कट करेंगे। अब जहां पे डायमीटर्स कट हो रहा है उस पॉइंट को, ऊपर वाले नीचे वाले पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। ये जो लाइन बनी है, ये वाली लाइन, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मीन अगर मैं सिलेंडर को इस लाइन से कट करूं, दो बिल्कुल एक जैसे पीसेस में ये सिलेंडर ब्रेक हो जाएगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो मिड पॉइंट है इसको कहेंगे सेंटर ऑफ, इस मिड पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट है। इसी तरह कोन की अगर हम बात करें, ये भी सर्कल है, तो यहाँ पे इसके अगर मैं डायमीटर्स बनाऊं, ये पॉइंट, ठीक है, और अब यहाँ ऊपर से इस पॉइंट से बिल्कुल सीधी लाइन लेकर के, तो ये जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये लाइन इस सिलेंडर को दो बिल्कुल एक जैसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो यहाँ पे इसके जो सेंटर ऑफ मास होगा या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसे सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ बीच में नहीं होगा क्योंकि नीचे की तरफ मास ज्यादा है। इससे पहले हमने बात किया था जहां मास ज्यादा होता है तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। अब ये जिस पॉइंट पे बैलेंस होगा ना, मान लें कि इस पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है, तो ये सेंटर ऑफ मास है इस कोन का, और यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अर्थ के ऊपर, नियर अर्थ। अब अगर हमारे पास इरेगुलर ऑब्जेक्ट है जिनकी बिल्कुल ऐसे स्पेसिफिक शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट, इरेगुलर ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि थ्री डिफरेंट उसके होल्स करते हैं, और उन होल्स में हम प्लम लाइन को जो मिला देते हैं, प्लम लाइन को लटका देते हैं। प्लम लाइन क्या होती है, प्लम लाइन एक थ्रेड के साथ कोई वेट टंगा हुआ होता है, या आपने अक्सर मिस्त्रियों के पास देखा होगा
जो दीवार वगैरह बनाते हैं वो ये चेक करते हैं रस्सी के थ्रू, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है दीवार से टच होकर के तो बिल्कुल स्ट्रेट है, नहीं जा रही है सही है तो दीवार जो है जो वॉल है वो स्ट्रेट नहीं है। तो ये प्लम लाइन को आप यहाँ इस होल से हैंग करोगे, ये नीचे स्टैंड रखा हुआ, स्टैंड के ऊपर ये मैंने होल किया, होल होल पे प्लम लाइन को हैंग कर दिया। अब प्लम लाइन जहां पे आएगी उस जगह पे हम ऐसे करके एक लाइन बना देंगे। लाइन बना के अब इस तरीके से तो हो गया, अभी मैं इसको घुमा के ये वाले पॉइंट को यहाँ ऊपर ले आऊंगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया और मैं ये लाइन पहले ही बना चुकी हूँ, ठीक है। तो इसको घुमा करके यहाँ ले आएगा। अब यहाँ से भी प्लम लाइन को हम हैंग करेंगे ऐसे, ठीक है, प्लम लाइन को हैंग कर दिया। अब यहाँ पे भी एक लाइन बना देंगे, ठीक है, लाइन बना देंगे और ये पॉइंट रहेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सॉरी ये वाला तो ले आ गया ना बड़ा, इस वाले पॉइंट को घुमा के ऊपर लाऊंगा तो ये वाली जो लाइन बनी थी ये आ गई, ठीक है। पहली वाली जो लाइन बनी थी वो ऐसे हो गई और ये वाली जो लाइन बनी वो ये आ गई। अब यहाँ से भी प्लम लाइन जोड़ूंगा और एक लाइन बना दूंगा। अब जहां पर तीनों लाइन कट करेंगे, जैसे ये पॉइंट है जहां पे तीनों लाइन कट कर रही है रेगुलर ऑब्जेक्ट, तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास भी होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। अब जरूरी नहीं है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पर हो, ठीक है। कब चेंज होगा देखें, if the gravitational field is not uniform the center of gravity might not coincide with the center of mass। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म नहीं, हर जगह बराबर नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह पर नहीं हो सकता। In this case the center of gravity shifts towards the area where the gravitational field is stronger। अब इस केस में जहां पर फील्ड ज्यादा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास तो चाहे फील्ड ज्यादा हो या चाहे फील्ड कम हो, चाहे आप अर्थ के ऊपर सेंटर ऑफ मास चेक करें या फिर स्पेस में जाके सेंटर ऑफ मास चेक करें जहां पे ग्रेविटी कम होगी, स्पेस में जाके सेंटर ऑफ मास चेक करेंगे तो सेंटर ऑफ मास तो ऑब्जेक्ट का मिड वाला पॉइंट, मटेरियल का मैटर का मिड वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी स्पेस में, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी की फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड कम है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अर्थ पे अगर इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको स्पेस में लेकर के जाऊंगा, स्पेस में लेकर के जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्क्वायर ही है स्पेस में, तब जो है इसका अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये आगे पीछे हो जाएगा, डिफरेंस आएगा जरूर इसमें, सही है, ज्यादा नहीं तो कम भी डिफरेंस आएगा। अब इसके ऊपर जैसे अगर अर्थ के ऊपर भी हम बात करें, स्पेस में ना जाए तो अर्थ के ऊपर भी जो स्काई क्राफ्ट्स होते हैं या फिर माउंटेन्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं होता है। अभी मैं जरा यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस लिख करके दिखाता हूँ आपको फिर से। तो अर्थ के ऊपर जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, स्काई स्क्रैपर्स क्या होते हैं, टोलर देन 150 मीटर। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 150 मीटर से बड़ा है तो उसको हम स्काई स्क्रैपर कहते हैं बिल्डिंग्स को। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल पार्क टावर है जो है 472 मीटर्स, सही, न्यूयॉर्क के शहर में। जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा है जो कि 828 मीटर, तकरीबन इसका डबल हाइट का। इसी तरह अगर माउंट एवरेस्ट की हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी माउंटेन है, 8846 मीटर हाइट है इसकी, और K2 सेकंड नंबर पे आती है 8611 मीटर, ये 8849 है। तो ये दोनों तकरीबन करीब करीब है, सही। और अगर हम बुर्ज खलीफा की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो बुर्ज खलीफा से 10 टाइम्स से भी ज्यादा बड़ा है। अब मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऊपर है, अब अगर आप माउंट एवरेस्ट के टॉप चोटी पर जाएंगे ऊपर यहाँ पर और ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा, लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट के टॉप पर चले जाएंगे तो जो सेंटर ऑफ मास होगा उससे थोड़ा सा लिटिल बिट नीचे आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जैसे हम हाइट में ऊपर जाएंगे 8849 मीटर, जब हम ऊपर हाइट में चले जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो अर्थ की, जो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ एक्ट करा रही होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की कम होते जाती है, कम होते जाती है, कम होती जाती है। तो इस पॉइंट पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की ज्यादा मजबूती से पकड़ के रखेंगे, जैसे ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड कम होती जाती है, तो यहाँ पे कम है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे कम है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंड करता है। तो आप इस ऑब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल जो माउंट थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ जूम करके, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी एक थोड़ी है, तो नीचे वाले इस वाले पॉइंट पे तो ज्यादा एक थोड़ी है ग्रेविटी, सही है, ज्यादा डॉट बना देते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर कम एक्ट हो रही है क्योंकि हम काफी हाइट पर है।
तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा इसका, यहाँ पे आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह ये जो अगर हम इस पूरे ऑब्जेक्ट की जो है हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, अगर मैं मान लूं इसका सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा, सेंटर ऑफ मास तो इसका पूरा, तो लेकिन मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, मैं अगर ऐसे करके इसके बना दूं तो यह जहां पे सारे जो है मीडियंस कट करेंगे वो पॉइंट माउंट एवरेस्ट का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड का में नीचे ज्यादा है। ठीक है, ऐसे हर बिल्डिंग पे भी यही होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।